हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। मोसाद की खुफिया चाल और इजराइल की माइक्रोसेकंड प्लानिंग ने इतिहास का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर डाला। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान में ऐसा टारगेटेड अटैक किया जहां एक ही बैठक में ईरान के टॉप जनरल, आर्मी प्रमुख और साइंटिस्ट इकट्ठा थे। F-35, F-16 से लेकर मिसाइल तक का हमला इतना सटीक था कि निशाना सिर्फ वही बने जो वांटेड थे। घर में सोए जनरल को उड़ाया गया, लेकिन उसके बच्चों और बीवी को एक खरोंच तक नहीं आई। परमाणु ठिकाने राख हो गए, लेकिन स्कूल, अस्पताल, किसी को नुकसान नहीं। लेकिन इस ढकते बारूद के बीच भारत फंस गया है धर्म संकट में। ईरान और इसराइल दोनों भारत के दोस्त। एक तरफ इसराइल टेक्नोलॉजी का यार है, दूसरी तरफ ईरान से भारत सस्ते तेल का सबसे बड़ा सौदा करता है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। अब जब ईरान और इसराइल आमने सामने हैं, भारत के लिए चुप रहना भी खतरा है और बोलना भी। तेल महंगा हो गया है, अमेरिका ने धमकी दी है, लेकिन भारत अब भी ईरान से दोस्ती निभा रहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र में हड़कंप मचा है, रूस ने तलवार खींच ली है और ट्रंप ने सीधे ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम वाला बयान याद दिलाया है। उधर इसराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने अयातुल्लाह खामेनेई की तुलना हिटलर से कर दी है। कहा, अगर समय रहते हिटलर को रोका जाता तो 6 करोड़ लोगों की जान बच जाती। साथ ही ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। यमन ने मिसाइलें दाग दी हैं। इसराइल चारों तरफ से घिर चुका है। भारतीय छात्रों की चीख पुकार और हालात की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के रोंगटे खड़े कर चुकी है। और अब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा फोन कर मोदी से बात की है। बताया कि हमला क्यों जरूरी था। पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हो चुका है। आइए समझते हैं सब कुछ विस्तार से। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ऐसा शातिर जाल बुना कि ईरान की वायुसेना के 3 सबसे खतरनाक दिमाग एक ही कमरे में आकर फंस गए। महीनों तक इसराइली एजेंसियों ने गुप्त जाल फैलाया, नकली सूचनाएं भेजी, जाली बैठकें बनाई, और जब ईरान के सभी टॉप कमांडर एक ही बैठक में दाखिल हुए तो बरस पड़े मिसाइल, बारूद और मौत के फरमान। इस धमाके ने उड़ा दिए ईरान के वो चेहरे जिनसे पश्चिम कांपता था। जनरल मोहम्मद बागेरी, जो पूरी सेना के मुखिया थे, जनरल हुसैन सलामी, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सिरमौर थे, और जनरल आमिर अली हाजीजादे, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के मास्टरमाइंड। तीनों एक साथ खात्मे की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए और दर्जनों रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अफसर भी मौत के घाट उतार दिए गए। तेहरान के भीतर इजरायली हथियारों का ऐसा सर्जिकल कहर पहले कभी नहीं देखा गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था कि इसराइल अब खतरे का इंतजार नहीं करता। अब वो खुद खतरे के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद कर देता है। वही तेहरान पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने उगला आकाश में बारूद, दाग दिए 100 ड्रोन, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। इसराइल के फौलादी एयर डिफेंस सिस्टम में अधिकांश ड्रोन को उड़ने से पहले ही हवा में राख कर डाला। ईरानी जवाबी हमला इसराइल की तैयारी के सामने बौना साबित हुआ। साफ हो गया कि इसराइल को पहले से मालूम था कहां से क्या आने वाला है। अब इस पूरे धमाकेदार घटनाक्रम में कूद पड़े अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने सीधे ईरान को चेताया। ट्रंप ने कहा, अब भी वक्त है, आओ परमाणु समझौते की टेबल पर। अगर अब भी टाल मटोल की तो अगला इसराइली हमला और भी विनाशकारी होगा। रायटर्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा, 2 महीने पहले हमने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज है दिन 61, लेकिन शायद ये आखिरी मौका नहीं, एक और मौका दिया जा सकता है। यानी अब खेल कूटनीति और ताकत दोनों का है। इसराइल ने जंग का ट्रेलर दिखा दिया है और अमेरिका ने ईरान को क्लाइमेक्स का टिकट थमा दिया है। इसराइल अब कोई छुपा हुआ शिकारी नहीं, अब वो खुले मैदान का योद्धा बन चुका है और उसका निशाना है ईरान का परमाणु सपना, जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस बार इसराइल ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि मौत का जाल बिछाकर अपने दुश्मनों को मिटा दिया। ये कोई एक दिन की सनक नहीं थी। सूत्रों की माने तो पूरे 8 महीने से ये ऑपरेशन राइजिंग लायन गुप्त रूप से पनप रहा था। रणनीति के हर कदम पर महीनों की मेहनत छुपी थी और इसराइल को इस रास्ते पर हरी झंडी अमेरिका से भी मिल चुकी थी। इसके साथ ही इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब सीधे भारत की नीतियों को हिला रही है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। भारत के लिए यह तनाव किसी सिरदर्द से कम नहीं, क्योंकि दोनों देशों से भारत के घनिष्ठ रिश्ते हैं।
विदेश मंत्रालय ने दोनों से वार्ता और शांति की अपील की है, लेकिन चिंताओं की लिस्ट लंबी है। भारत के दोनों देशों से ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। इजरायल भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है, जबकि ईरान ने इस्लामिक देशों के मंच OIC पर कई बार भारत का समर्थन किया है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने ईरान से अपने रिश्ते बनाए रखे हैं। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर साझेदारी और अफगानिस्तान तक पहुंच भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। सबसे बड़ा डर अब वहां है जहां 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रोजी रोटी के लिए डटे हुए हैं। इन मेहनतकश भारतीयों ने पिछले साल देश को $45 अरब भेजे थे, जो भारत की अर्थव्यवस्था की हड्डी नहीं पूरी रीढ़ है। अब अगर युद्ध फैलता है तो इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है और भारत की इकोनॉमी भी झटकों में आ सकती है। इजरायल में इस समय 20,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 12,000 तो हाल ही में रोजगार के लिए भेजे गए हैं। वहीं ईरान में भी 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, यानी दोनों ओर भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने सभी को स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद की जाएगी। इधर तेहरान की आग अब भारत के बजट को जलाने लगी है। शुक्रवार को कच्चा तेल 9% महंगा हो गया और $75 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गया। ये उछाल पिछले कई महीनों में सबसे तेज है, और जब भारत अपनी जरूरत का 86% तेल आयात करता है, जिसमें से तकरीबन 40% खाड़ी देशों से आता है, तो ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ा नहीं, सीधा आर्थिक झटका है। तेल महंगा होगा तो महंगाई का तूफान उठेगा और देश का पूंजी खाता घाटा और गहरा होता जाएगा। अब संकट सिर्फ जेब पर नहीं, रणनीतिक मोर्चे पर भी है, क्योंकि चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि मध्य एशिया का दरवाजा है, अब युद्ध की आंच में झुलस सकता है। हाल ही में भारत ने मध्य एशियाई देशों से बैठक की थी, जिसमें चाबहार को कनेक्ट करने की रणनीति बनी, लेकिन अगर ईरान में जंग बढ़ी तो ये सपना भी खटाई में पड़ सकता है। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, भारत की नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की धड़कन है, और ये धड़कन अब बमों की आवाज में दब रही है। तेल की मार और रणनीतिक बंदरगाह की आह, भारत के लिए यह युद्ध अब आर्थिक और कूटनीतिक दोहरी चुनौती बन चुका है। वहीं एक तरफ इजरायल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का खुलकर साथ दिया, और दूसरी ओर ईरान, जो भारत के दीर्घकालिक हितों में एक मजबूत रणनीतिक सहयोगी रहा है। अभी इसी साल ईरान के विदेश मंत्री भारत आए थे और दोनों देशों ने परमाणु मसले पर बातचीत तेज करने का फैसला लिया था। अब जब ये दोनों दोस्त युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, तो भारत के लिए ये कूटनीति की सबसे कठिन परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ देश की इकोनॉमी दांव पर है, तेल की कीमतें, व्यापार पूंजी घाटा, दूसरी तरफ रणनीतिक जमीन खतरे में है, चाबहार पोर्ट, मध्य एशिया का कॉरिडोर, और बीच में फंसी है भारत की सबसे बड़ी चिंता, लाखों प्रवासी भारतीयों की जान। इन सब के बीच अमेरिका खेल खेल रहा है, दुनिया के सामने शांति का मुखौटा और पर्दे के पीछे बर्बादी की स्क्रिप्ट। अब इस बात का खुलासा खुद इस्राएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने कर दिया है कि तेहरान में हुआ वो भीषण हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली मंजूरी से अंजाम दिया गया था। ट्रंप और उनके टॉप सलाहकारों ने इस ऑपरेशन को अंदर खाने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, जबकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए अमेरिका ने विरोध का नाटक किया। इजराइल के 2 शीर्ष अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिका ने पूरी क्लियरेंस दी थी। भले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमले को एक तरफा बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप ने इसे शानदार करार दिया और कहा, यह तो अभी शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। यह भी सामने आया है कि हमले से ठीक पहले अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी ने यानी वाइनेट को दिए इंटरव्यू में कहा था, इजराइल कभी वॉशिंगटन की मंजूरी के बिना ऐसा हमला नहीं करता। यानी अब दुनिया के सामने एक बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। ये सिर्फ इजराइल की जंग नहीं थी, ये वॉशिंगटन के वरदान से छेड़ी गई तबाही थी। अब ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो समझौते की मेज पर लौटे या बर्बादी की गिनती शुरू करे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही भारत की प्राथमिकता है। लेकिन इसी के साथ रूस ने अमेरिका और इजरायल को खुला घेरा और दुनिया को चेतावनी दे दी कि ये आग पूरे ग्रह को लील सकती है। रूस ने इजरायली हमले को अवैध करार दिया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया और कहा कि यह बिना उकसावे की सैन्य कार्रवाई है जो नागरिकों और शांत शहरों को निशाना बना रही है। क्रेमलिन ने सीधे अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसी ने ईरान के खिलाफ डर और हिस्टीरिया फैलाकर तनाव की जमीन तैयार की।
पुतिन को हर अपडेट दिया जा रहा है और रूस ने प्रस्ताव रखा है, हम ईरान से संवर्धित यूरेनियम लेकर उसे नागरिक उपयोग के लायक बनाएंगे। यानी रूस अब खुलेआम ईरान के साथ खड़ा होता दिख रहा है। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में प्रस्तावित वार्ता का समर्थन करते हुए कहा, अब कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। भारत और रूस की प्रतिक्रियाएं भले ही अलग शैली में आई हों, लेकिन दोनों ने मिलकर एक परोक्ष परंतु प्रभावशाली संदेश दे डाला। अमेरिका इस बार बाजीगर नहीं बल्कि आग फैलाने वाला बन चुका है। भारत जहां तटस्थता के साथ संतुलन साध रहा है, वहीं रूस की भाषा तलवार की तरह धारदार है। उधर दुनिया जब गाजा के बंधकों की बैठक पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तब इसराइल चुपचाप अपने असली टारगेट पर वार करने निकल चुका था। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह वो मास्टर स्ट्रोक था जिसमें धोखे को हथियार बनाया गया और दुश्मन को उसके घर में ही खत्म कर दिया गया। ईरान के परमाणु अभियान का दिल, नतांज का वह भूमिगत ठिकाना जहां सालों से सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम संवर्धन की खतरनाक मशीनें दिन रात चल रही थीं, अब एक धकता हुआ खंडहर बन चुका है। वहां से उठता काला धुआं खुद गवाही दे रहा है कि इस बार इसराइल ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ जड़ पर हमला बोला। ईरान की परमाणु ताकत का गढ़ अब राख बन चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीधी घोषणा कर दी, ये ऑपरेशन जब तक चलेगा, लेकिन ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से मिटा दिया जाएगा। अब कोई दुविधा नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, बस एक ही मिशन, ईरान का परमाणु सपना राख में बदलना। नेतन्याहू का संदेश पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाया तो ये धरती परमाणु युद्ध से नहीं बच सकेगी, और इसलिए ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं जब तक ईरान का आखिरी संवर्धन केंद्र जलकर खाक न हो जाए। तब तक इसराइल की मिसाइलें रुकेगी नहीं। ईरान भले ही कह रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल के खुफिया सूत्रों की माने तो पिछले 3 महीने में जितना यूरेनियम संवर्धन हुआ है, उतना पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान अब नॉन न्यूक्लियर बम और लायक मटेरियल जुटा चुका है। इसराइल ने इस हालात को बिंदु पार करार दिया है, यानी अब बातचीत का वक्त खत्म, अब एक्शन का दौर है। या तो दुनिया अभी जीते या फिर बाद में राख में जवाब ढूंढे। नेतन्याहू की इस जंग ने टाइमर शुरू कर दिया है। अब कूटनीति में भी आग लग चुकी है। भारत में तैनात इजरायली राजदूत रिवेन अजार ने सीधे अयातुल्ला खामेनेई की तुलना हिटलर से कर दी है। उन्होंने कहा, अगर 100 साल पहले हिटलर को समय रहते रोका गया होता तो 6 करोड़ निर्दोष लोगों की जान न जाती। अब जब खामेनेई बार बार इसराइल के विनाश की धमकी देता है और परमाणु हथियारों के करीब पहुंच रहा है, तो क्या हम चुप बैठे रहते? बिल्कुल नहीं। अजार ने कहा, हमने पहले भी चेताया था, अब वही कर रहे हैं। इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। उनके शब्दों में सिर्फ आक्रोश नहीं, पूरे इसराइल की रणनीतिक सोच की गूंज थी। इस बयान ने भारत के भीतर भी गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि अब ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रही, ये नैरेटिव्स की जंग बन चुकी है। इसी के साथ ईरान ने अब चुप्पी तोड़ दी है और तेहरान की जमीन से उठी चिंगारी को युद्ध की औपचारिक घोषणा बता दिया है। संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया आपात पत्र, अयातुल्ला खामेनेई की चेतावनी, ईरान की प्रतिक्रिया कड़वी होगी और दर्द ऐसा कि दुश्मन याद रखेगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने 2 टूक कहा, अब कोई सीमा नहीं बची, जवाब आएगा। वो भी बिना किसी रोक के। संसद में बैठे कट्टर नेताओं की जुबान से गूंजा एक ही स्वर, अब सब खत्म हो गया। राजधानी में डर और गुस्से की दोहरी लहर, कोई देश छोड़ने की सोच रहा है तो कोई हथियार उठा रहा है। उधर इसराइल भी पूरी तरह मोर्चे पर है। सूत्रों की माने तो हमले से पहले मोसाद ईरान के भीतर घुस चुका था और तेहरान के पास ही एक गुप्त ड्रोन अड्डा बना लिया गया था। तेहरान में हवाई अड्डे बंद, खाड़ी की उड़ानें स्थगित, तेल के दाम आसमान पर, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें, और इजराइल ने आपातकाल लागू कर दिया है। इधर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान में इजरायली हवाई हमलों के बाद सिर्फ बारूद नहीं बरसा, बल्कि भारतीय छात्रों के दिलों पर भी दहशत की परतें जम गई हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS की छात्रा तबिया जहरा ने बताया, रात के करीब 3:30 बजे जमीन कांपने लगी, खिड़कियां हिलने लगीं और दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। ऐसा लगा जैसे मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। तबिया बोली, बेशक अब सब कुछ शांत है, लेकिन डर हमारी रगों में दौड़ रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बस कहा, शांत रहो, पर यह नहीं बताया कि सुरक्षित कौन सा इलाका है। आजमगढ़ की अलीशा रिजवी ने बताया,
कि भारतीय दूतावास ने आपातकालीन पते और संपर्क नंबर मांगे हैं ताकि अगर हालात बिगड़ें तो निकासी फौरन की जा सके। दोनों छात्राएं साल 2023 में पढ़ाई के लिए ईरान पहुंची थीं, लेकिन अब वहीं से निकलने का रास्ता बंद है क्योंकि तेहरान का एयर स्पेस सील हो चुका है और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें स्थगित हैं। जब तेहरान की रातें बारूद से थरथरा रही हैं, तब भारत के कोने कोने से माँ बाप की चीखें सरकार तक पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र भेजकर मांग की है कि विशेषकर कश्मीर के छात्रों को युद्धग्रस्त ईरान से फौरन सुरक्षित बाहर निकाला जाए। राष्ट्रीय संयोजक नासिर खूमी ने कहा, हम लगातार छात्रों और उनके परिवारों से कॉल्स ले रहे हैं। कई छात्रों ने सीधे हमें बताया कि उन्होंने धमाकों की आवाजें और सायरन तक सुने हैं। डर ऐसा है कि हर पल घर वालों की सांसें अटकी पड़ी हैं। छात्र संघ ने चेतावनी दी है, अगर सरकार वक्त रहते कदम नहीं उठाती तो हर मिनट हालात और भयानक होते जाएंगे। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वो सिर पर बैग रखे बंकर ढूंढ रहे हैं। अब वक्त है कि भारत अपने बच्चों को घर वापस लाए, इससे पहले कि देर हो जाए। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जो बातचीत हुई उसने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, हर कदम को गंभीरता से परख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को दो टूक कहा, यह मामला बेहद गंभीर है और अब सबसे जरूरी है शांति और स्थिरता की बहाली। भारत ने साफ अपील की, दोनों पक्ष संयम बरतें और तनाव को और न बढ़ाएं। नेतन्याहू ने खुद बताया कि ईरान के पास अब 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और पिछले साल ईरान ने 300 बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पर दागी थीं। यही कारण है कि अब इस खतरे को सहना नामुमकिन हो गया था। भारत ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान में कहा, हमें गहरी चिंता है और हम हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। नई दिल्ली ने स्पष्ट कहा, अब कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाए। भारत की भूमिका इस वैश्विक संकट में अब केवल दर्शक की नहीं, बल्कि एक संतुलन बनाने वाली शक्ति की है। दुनिया जहां युद्ध की आग में तप रही है, भारत उस आग को बुझाने की कोशिश में सबसे आगे खड़ा है। उधर भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें ऊर्जा सचिव और सभी सार्वजनिक तेल कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक के बाद पुरी ने साफ कहा, भारत के पास आने वाले महीनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद है। पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा की उपलब्धता, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संकट को बड़ी कुशलता से संतुलित किया है। इस बयान ने दुनिया को एक संदेश दिया है, भारत अब तेल के झटकों से घबराने वाला नहीं, बल्कि उन्हें अब्सॉर्ब करने वाला बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।